एक माननीय सदस्य, नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुझे मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक में निहित उद्देश्य के प्रति पूर्ण सहानुभूत है। अगर मैंने उन्हें ठीक से समझा है तो वह केवल यह चाहते हैं कि गांव वालों को सस्ता और सुगम न्याय मिले। मुझे लगता है कि अपने विधेयक में उन्होंने जो न्यायिक प्रावधान दिए हैं उनके अंतर्गत यही उद्देश्य निहित है। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे ख्याल से इसे करने का एक और बेहतर तरीका है। यह आवश्यक नहीं है कि पंचायतों को न्यायिक अधिकार दिए जाएं। हमारे यहाँ नगरों में पहले से ही अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की पीठ है। इस व्यवस्था को विस्तृत रूप देना पूर्णतः संभव है, जिससे कि हम प्रत्येक जिले को न्यायिक परिमंडलों में विभक्त कर सकें, सुविधा के अनुसार, जिसका क्षेत्र 2 या 3 मील तक फैला हो और उस मंडल में न्यायिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए 3 या अधिक व्यक्तियों को सरकार नामांकित करे। मैं नामांकित शब्द पर जोर देता हूँ। ये तीनों व्यक्ति एक दिन परिमंडल में मजिस्ट्रेट की हैसियत से बैठेंगे और फौजदारी मामलों को सुलझाएंगे। इस तरीके से आप सस्ता और सुगम न्याय पा सकते हैं। साथ ही आपके पास स्थानीय प्रभाव और निर्वाचन व्यवस्था के अवगुणों से मुक्त न्यायपालिका होगी। महोदय, मेरे ख्याल से यह व्यवस्था उद्देश्य को पूरा करेगी। जो कुछ भी हो, मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय जोर देते हैं कि विधेयक जिस रूप में है उसे उसी रूप में उसके समस्त प्रावधानों के साथ पारित कर दिया जाए, विशेषकर वे प्रावधान जिन्हें वह सिद्धांत मानते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का विरोध करूंगा। सेकंड, पंचायत में दलित वर्गों का नामांकन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक के प्रभारी माननीय मंत्री महोदय को यह संशोधन प्रस्तुत करने के लिए देरी से ही सही बधाई देनी चाहिए, जिसके अंतर्गत इस प्रेसिडेंसी के 2 मुख्य अल्पसंख्यकों को उच्च न्याय दिलवाने का प्रयत्न किया गया है। मैं मंत्री महोदय का आभारी तो हूँ ही, मुझे लगता है कि अपने माननीय मित्र श्री सिन्हा द्वारा किए गए संशोधन का मुझे समर्थन करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि स्थानीय स्वशासन के माननीय मंत्री और मेरे माननीय मित्र जो कि विपक्षी दल की अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन दोनों के बीच मेरे आने से पहले इस सदन में क्या बातें हुई, पर मैं समझता हूं कि जैसा कि स्थानीय स्वशासन के माननीय मंत्री ने संशोधन का प्रारूप तैयार किया है, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वह वैसा ही रहे जिस रूप में उन्होंने संशोधन पेश किया है, तो विपक्ष उसे सहर्ष स्वीकार कर लेगा। महोदय, अगर यही स्थिति है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र श्री मिट्टा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करने में विपक्ष के माननीय सदस्यों को क्या कठिनाई है। महोदय, जैसा मैं मंत्री महोदय और अपने मित्र श्री मिट्टा की स्थिति को समझता हूं, दोनों के बीच मुझे बहुत ही
मामूली अंतर दिखाई देता है। स्थानीय स्वशासन के माननीय मंत्री ने अपने संशोधन को बहुत मोटे तौर पर प्रस्तुत किया है। वह अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की ग्राम पीठ पर नियुक्ति की व्यवस्था और उस सदन में निर्णय लेने का दायित्व कलेक्टर को सौंपना चाहते हैं। यह भारी दायित्व उन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम मोटे तौर पर व्यक्त किया है, चाहे वे कोई भी हों। मेरे माननीय मित्र श्री मिट्ठा एक कदम आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा करते समय कलेक्टर को विशेष रूप से मुसलमान व दलित वर्गों को ध्यान में रखना चाहिए। महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि जो माननीय सदस्य संशोधन को मोटे तौर पर स्वीकार करते हैं, उन्हें उसमें विशेष उल्लेख से क्या आपत्ति है? क्या वह मानते हैं या नहीं कि प्रांतों में अल्पसंख्यक हैं और मंत्री महोदय के प्रावधान इन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अगर अल्पसंख्यक हैं तो उनका नाम विशेष रूप से एक धारा में उल्लिखित करने में क्या हानि है? अगर संशोधन में यह स्वीकार है कि एग्जीक्यूटिव बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल डिबेट्स खंड 37 पृष्ठ 323-24 10 फरवरी 1933 माननीय रुस्तमेज वकील ने ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 37(2) में एक संशोधन पेश किया, जिसमें उन्होंने ग्राम पीठ में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए न्यायोचित व उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। इस संशोधन में श्री मोहम्मद सुलेमान कासम मिट्ठा ने एक और संशोधन पेश किया है, जो इस प्रकार है: बशर्ते कि जब ऐसे वर्ग में केवल मुसलमान या दलित वर्गों के सदस्य हों, तब कलेक्टर यथा प्रसंग कम से कम मुसलमान या दलित वर्ग का एक सदस्य ग्राम पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त करे। डॉक्टर अंबेडकर ने श्री मिट्ठा के इस संशोधन का समर्थन किया। आगे लगातार जारी। अगर संशोधन में यह स्वीकार किया है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना आवश्यक है और यदि हम प्रेसिडेंसी की स्थिति से अवगत हैं कि प्रत्येक गांव में कोई और अल्पसंख्यक नहीं है, तो भी निश्चित रूप से दलित वर्ग व मुसलमान हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर इन विशेष अल्पसंख्यकों को धारा में उल्लेख किया जाए तो क्या आपत्ति हो सकती है। या तो हम ईमानदार बनकर यह कहें कि ऐसी धारा की कोई आवश्यकता नहीं है जो विशेष अधिकार व सुरक्षा प्रदान करती है, या यह मान लें कि ऐसे समुदाय हैं जिन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है, और अगर हम कार्य करना चाहते हैं तो उस समुदाय को स्पष्ट करें जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। राव बहादुर जी के चितले वह सुरक्षा क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर हम मौजूदा स्थिति का ईमानदारी से सामना करना चाहते हैं तो अधमना बने रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। महोदय, पूर्व वक्ता माननीय राव बहादुर चितले ने 2 प्रस्तावों का समर्थन किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मेरे माननीय मित्र श्री मिट्ठा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर हम संबंधी को विकृत कर रहे हैं। महोदय, मैं अपने माननीय मित्र को यह याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी आपत्तियों के लिए बहुत देर हो गई है। हमारे पास किसी प्रांत विशेष के लिए संविधान नहीं होगा। हमारे पास किसी विशेष प्रांत के लिए
नहीं, बल्कि सभी प्रांतों के लिए संविधान होगा। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान होगा जो इस सिद्धांत को, जैसा कि हम चाह रहे हैं, उतनी ही स्पष्टता से मान्यता देगा। माननीय सदस्यगण, वाह! डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब बहुत देर हो चुकी है। जो अपील मेरे माननीय मित्र ने इस सदन में प्रस्तुत की है, यह वही अपील है जो गोलमेज सम्मेलन में अनेक निष्ठावान लोगों ने की थी। और महोदय, हम जानते हैं कि वह सब असफल हुए, और न सिर्फ असफल हुए बल्कि संविधान के नष्ट होने की नौबत तक आ गई। अगर मैं अपनी निजी अनुभव से कहूं कि अगर गोलमेज सम्मेलन असफल रही तो वह इन्हीं निष्ठावानों के सैद्धांतिक दृष्टिकोण की वजह से हुई। महोदय, भारत यूरोप नहीं है, भारत इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड में जाति प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ है। परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक व्यवस्था इंग्लैंड के लिए ठीक है, वह यहाँ अनुकूल नहीं हो सकती। हमें इस वास्तविकता को समझ लेना चाहिए। महोदय, एक कदम आगे चलकर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति के अन्य छात्र चाहे जो कुछ भी कहें, मैं इसी प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि अगर भारत के संविधान में कुछ भी अच्छा होने जा रहा है तो वह सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को मानता है। माननीय सदस्यगण, Awesome! डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने जो कहा है उसके लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं। मैं जानता हूं और कह रहा हूं कि यह भारत के संविधान का सबसे श्रेष्ठ हिस्सा बनेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा अधिकार मात्र मत पेटी में वोट डालने तक सीमित रहे और मुझे पता ही ना चले कि हमारा प्रतिनिधि कौन है और हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई प्रतिनिधि होगा भी या नहीं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें न सिर्फ हमारे पास वोट डालने का अधिकार हो, बल्कि यह भी अधिकार हो कि हम अपने वर्ग के लोगों को सदन में लाएं, जो न सिर्फ विचार विमर्श में बल्कि निर्णय में हिस्सा भी लें। इसलिए मैं कहता हूं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कोई खराब चीज नहीं है, यह जहर नहीं है, यह इस देश में विभिन्न वर्गों की सुरक्षा करने के लिए श्रेष्ठ व्यवस्था है। मैं इसे संविधान की विकृति नहीं कहूंगा। डॉक्टर M.A. दीक्षित, सजावट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ, संविधान की सजावट। फिर मेरे माननीय मित्र पूछते हैं कि क्या हम इस सिद्धांत को न्यायपालिका में लागू कर सकते हैं? यदि मेरे माननीय मित्र मुझे विश्वास दिला दें कि वर्तमान न्यायपालिका में सांप्रदायिक आधार पर पक्षपात नहीं होता और एक ब्राह्मण न्यायाधीश जब ब्राह्मणवादी और ब्राह्मण प्रतिवादी के बीच निर्णय देने बैठता है, वह केवल न्यायाधीश की तरह फैसला करता है, तो शायद मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। पर मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ इस प्रकार की न्यायपालिका है। अगर मेरे माननीय मित्र और इस सदन के सदस्यों में धैर्य है तो मैं अनेक ऐसी कहानियां सुना सकता हूं कि न्यायपालिका ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है और अनैतिकता बरती है। यह इसलिए है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि जिन्हें हम ग्रामवासी कहते हैं, जो एक दूसरे से खून के रिश्ते से
बंधे हैं, जो मित्रता तथा पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। वे राजनीतिक व न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल करके अन्य वर्गों को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र नहीं रचेंगे। ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें यह प्रावधान चाहिए। महोदय, मुझे कोई संदेह नहीं है कि संविधान का यह एक बेहतर प्रावधान है और मैं दिल से अपने माननीय मित्र श्री मिट्ठा द्वारा रखे गए संशोधन का समर्थन करता हूँ। राव बहादुर R.R. काले महोदय, तब तो मैं इस प्रेसिडेंसी की न्यायपालिका के संदर्भ में अपने माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर की टिप्पणियों पर आपत्ति करता हूँ। उनकी इस बात से मुझे दुख हुआ है कि उन्होंने हमारी न्यायपालिका की सदाचारता और सहजता पर संदेह किया है, जिसे प्रीवी काउंसिल तक ने जब मामला ट्रिब्यूनल में गया था सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया था। उच्चतम ट्रिब्यूनल यानी प्रीवी काउंसिल ने समय समय पर दिए गए अपने निर्णयों में इसे संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका कहा है। एक माननीय सदस्य पूरे विश्व की। राव बहादुर R.R. काले, हाँ, पूरे विश्व में मेरा कहना है कि यह निश्चित रूप से एक गंभीर आक्षेप है कि न्यायपालिका सांप्रदायिक भावना से प्रभावित है। जब मैंने यह सुना कि मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा है कि मैं जानता हूं कि किस तरह की न्यायपालिका हमारी यहाँ है, जो कि मामले सुलझाने में सांप्रदायिकता के निर्देश पर चलती है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मौलवी सर रफीउद्दीन अहमद, ऐसा किसने कहा था? राव बहादुर R.R. काले, माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर ने। मौलवी सर रफीउद्दीन अहमद, आपका बहनोई। राव बहादुर R.R. काले, बहनोई से आपका क्या मतलब है? यह मेरे पिता या बेटा भी हो सकते हैं। मैं निश्चित रूप से सदन में किसी के भी द्वारा लगाए गए ऐसे आक्षेप से नफरत करता हूँ, वह चाहे मेरा बहनोई हो या पिता या मेरा बेटा। मैं परवाह नहीं करता। इस प्राधिकृत स्थान पर न्यायपालिका की संपूर्ण प्रणाली पर लगाए गए इस आरोप से मुझे बहुत दुख हुआ है, जबकि वह अपना बचाव करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर को न्यायिक मामलों का कितना अनुभव है। हो सकता है उन्हें कोई अनुभव हुआ हो, पर मेरा 40 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है और मैं यह कह सकता हूँ कि निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक, जिसमें उच्च न्यायालय और छोटी अदालतें तक सम्मिलित हैं, मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं गुजरा है जहां न्यायाधीश ने मुकदमे का फैसला करते हुए सांप्रदायिकता के आधार पर पक्षपात किया हो। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर आपत्ति करता हूं। मैं डॉक्टर अंबेडकर जैसे विचार रखने वाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति को समझ सकता हूं कि क्यों वे ग्राम पीठ में भी विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। श्री L.R. गोखले, ऊना नगर। माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर यहाँ थे और मुझे खेद है कि वह चले गए हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब उप न्यायाधीश को इस माननीय सदन में उन्हीं की उपस्थिति में बदनाम किया गया, तो न्यायपालिका से संबंधित विपक्ष के माननीय सदस्यों ने विरोध में
एक भी शब्द नहीं कहा। श्री B.S. कामत महोदय, उनके मुद्दे पर आने से पहले मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस तीसरे पहर, इस अवसर और क्या विशेष उद्देश्य से उनकी सेवा की मांग की गई थी, या यह सुखद इत्तेफाक था कि वह इस सदन में आए, मुझे वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इस तरह संसदीय कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए सदन के दूसरे पक्ष की बात सुने बिना वक्ता का सदन से गायब हो जाना उचित नहीं है। वैसे ही जैसे धूमकेतु क्षितिज से विलीन हो जाता है, यह संसदीय शिष्टता के विरुद्ध और अनुदारता है। राव बहादुर जी ए चितले, जिला अहमदनगर। व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए महोदय, मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ब्राह्मण न्यायपालिका पर वर्ग के रूप में कल लगाया गया आक्षेप एक ऐसा उदाहरण है जो मैंने इन परिषदों में कभी नहीं देखा। हालांकि वे इन अधिकारों का निष्पादन पिछले 12 वर्षों से कर रही है। इन परिस्थितियों में अगर एक वर्ग की खुली निंदा की जाती है, मैं सोचता हूं कि दूसरा पक्ष इस बात पर ध्यान दे कि यह पक्ष अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले प्रत्येक अफसर की निंदा करने पर बल देगा। महोदय, मैं इसलिए सोचता हूं कि इस संदर्भ में एक आधिकारिक आदेश की व्यवस्था देना निहायत आवश्यक है, क्योंकि मुझे सत्ता पक्ष का, जिनके हाथों में अपने मातहतों की प्रतिष्ठा निहित है, उनको बिल्कुल चुप बैठे देख दुख हुआ है। माननीय श्री R.D. बेल महोदय, इससे पहले कि बहस आगे बढ़े, अगर कोई बहस होनी है तो मुझे लगता है कि सदन को माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहे सही शब्दों को जानना जरूरी है। मौलवी सर रफीउद्दीन अहमद महोदय, चूंकि इस बहस का संबंध माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति से है, इसलिए अगर यह बहस तभी हो जब वह यहाँ हो तो ज्यादा प्रासंगिक होगी। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य सर रफीउद्दीन अहमद द्वारा दिया गया सुझाव माना नहीं जा सकता और सदन डॉक्टर अंबेडकर के इस सदन में आने का इंतजार नहीं कर सकता। उनका आना बहुत ही अनिश्चित है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। पर इस बीच मुझे लगता है कि भाषण के सही शब्दों को जानना ठीक होगा और उसके बाद सदन निर्णय करने की बेहतर स्थिति में होगा। जो कल कहा गया था उसे पढ़ा गया। माननीय श्री R.D. बेल अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी तो हो सकता है कि माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर ने अभी तक अपने भाषण की टंकित प्रति न देखी हो और इसलिए आपके और माननीय सदस्य श्री कामत द्वारा व्यक्त किए गए खेद में पूरी तरह भागीदार नहीं बन सके। उनके समर्थन में हम कह सकते हैं कि वह न कल उपस्थित थे और न ही आज उपस्थित हैं, जिससे उन्हें अपने इन शब्दों की व्याख्या करने का अवसर मिल पाता। फिर वह कैसे सफाई दे सकते हैं कि सरकार का न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। माननीय अध्यक्ष, मुझे खुशी है कि सदन के माननीय गृह सदस्य ने अपना वक्तव्य दिया। उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के पश्चात सदन के पास जानने के लिए कुछ नहीं है। मैं आगे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह किसी भी विभाग के कार्य के लिए बड़ा आपत्तिजनक
अशोभनीय और अनुचित है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि उन माननीय सदस्य जिनका भाषा पर अधिकार है या सोचते हैं कि उनके पास अभिव्यक्ति की देन है, वे उत्तेजना में आकर किसी क्षण हद से आगे बढ़ जाते हैं और बाद में खाली समय में सोचने पर पछताते हैं। जैसा कि सदन के माननीय सदस्य ने बताया, यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य डॉक्टर अंबेडकर ने अभी तक अपने वक्तव्य की टंकित प्रति नहीं पढ़ी है। मुझे यकीन है कि अगर वह पढ़ते तो वह महसूस करते और उन्हें महसूस करना चाहिए जैसा कि पूरा सदन महसूस कर रहा है। मैं स्वयं इस सदन के माननीय सदस्य को सचेत करना चाहता हूं कि समग्र न्यायपालिका जैसी सम्मानित संस्था की आम निंदा करना बिल्कुल अशोभनीय है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य गलत थे और उठाया गया मुद्दा भविष्य में सदन के मार्गदर्शन के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। मैं सरकारी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूँ। Awesome!